नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चक्रवात जो हाल ही के दिनों में निसर्ग चक्रवात वगैरह आया है और उनके बारे में देखेंगे कि एक चक्रवात आखिर अरब सागर में क्यों आया और अरब सागर में आने वाले चक्रवात का असर भारत में क्यों पड़ा। जो आमतौर पर हमें देखने को मिलता है कि जो अरब सागर के चक्रवात होते हैं वो भारत में ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन आखिर ये भारत में आया क्यों और इसकी जो दिशा थी वो जिसको जाना उस तरफ चाहिए था और मुड़ गया भारत की तरफ, ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में देखेंगे। बाकी मैंने देखा है और भी कई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस चक्रवात से संबंधित कि ये चक्रवात आखिर आया क्यों। मुख्य रूप से कारण ये है कि चक्रवात आखिर ये आप देखेंगे तो इनकी दिशा इस तरफ क्यों मुड़ जाती है। बाकी आप देखेंगे तो जितने भी भारत में जो आमतौर पर जो उष्णकटिबंधीय के चक्रवात हैं जो आते हैं वो जो होते हैं मुख्य रूप से हिट करते हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की शाखा से चक्रवात हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उसके बारे में आपको बताएंगे कि आखिर ये चक्रवात कैसे आया, क्यों आया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं चक्रवात का मतलब चक्रवात मतलब वायु का ऐसा चक्र जिसमें अंदर की ओर जो होता है वो निम्न वायुदाब और बाहर की तरफ उच्च वायुदाब होता है, उसको हम चक्रवात बोलते हैं। पहली बात तो सीधी बात में है, चक्रवात दो प्रकार के उष्ण और शीतोष्ण। उष्णकटिबंध में जो आते हैं वो उष्णकटिबंधी, बाकी जो शीतोष्ण में आते हैं उनको शीतोष्णकटिबंधी कहते हैं। खैर मैंने चक्रवात के ऊपर पहले वीडियो बना रखा हूँ, इसलिए मैं इसमें आपको चक्रवात के बारे में नहीं बताऊँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि आखिर चक्रवात जो हैं वो अरब सागर में क्यों आते हैं और उनका असर ये आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में क्यों देखने को मिला, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि हाल ही में निसर्ग चक्रवात आया तो आखिर ये क्यों आया, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे मैं बता दूं कि सबसे पहले चक्रवात जैसे जब हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है, जब हवा गर्म होती है तो क्या होती है वो ऊपर की ओर उठती है। जब हवा ऊपर की ओर उठती है तो हवा के ऊपर उठने की वजह से जो खाली स्थान हो जाता है और उस खाली स्थान को भरने के लिए आसपास से ठंडी हवा आती है, जिसको हम लोग क्या इसी से क्या होता है चक्रण बन जाता है हवा का, उससे चक्रवात की उत्पत्ति होती है। लेकिन आखिर ये चक्रवात की उत्पत्ति किस महीने में और कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होती है ये देखना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन जो है ये इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी कर्क रेखा और नीचे उसी तरीके 23.5 डिग्री नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगी वहाँ पर मकर रेखा। 3 रेखाएं मुख्य रूप से आपको जानना है। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि इन रेखाओं में सूरज की क्या स्थिति होती है, कहाँ पर कैसे सूरज होगा तो कैसे चक्रवात बनेंगे, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो मान लीजिए जब सूरज विषुवत रेखा पर लंबवत होता है वो महीना होता है मार्च का। मार्च के महीने में जो सूरज होता है वो लंबवत होता है और सूरज जब लंबवत चमकता है और जहाँ पर सूरज लंबवत चमकेगा वहाँ पर क्या होगा, गर्मी का क्षेत्र बन जाएगा, ITCZ का क्षेत्र बनेगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कह सकते हैं। उस क्षेत्र में होता यही है कि वो निम्न दाब का क्षेत्र होता है। जहाँ पर सूरज की किरणें लंबवत होंगी वहाँ पर ITCZ बनेगा। ITCZ जहाँ बनेगा वहाँ की हवा ऊपर की ओर उठेगी, उसका स्थान लेने के लिए क्या होंगी, इधर उधर से क्या होंगी, विंड आएंगी। अब थोड़ा सा इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए विषुवत रेखा है, यहाँ से क्या होती है व्यापारिक पौने जो होती हैं वो इस तरफ से आती हैं, इस तरफ से आती हैं। तो ये क्या होता है 0 डिग्री लाइन है और ये क्या है 23.5 डिग्री हम मान लेते हैं, इधर ये 23.5 डिग्री मान लेते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसमें जो पौने आती हैं, ये मार्च का महीना मान के चलते हैं मार्च, तो इनमें जब पौने आती हैं तो ये देखिए सीधे टकरा नहीं रही है। ये क्या हो रही है, क्योंकि अब एक में अब फेरल का नियम काम करता है। जब कोई पवन अपना गोलार्ध बदलती है तो वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं किनारे की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं किनारे की ओर मुड़ जाती है। तो उसी तरीके से जैसे ही अभी तो यहाँ पर विषुवत रेखा की बात है, विषुवत रेखा पर जो पौने होंगी वो इधर से आएगी, वो इधर से आएंगी और यहीं पर क्या होंगी, ये ऊपर उठ जाएंगी। और जैसे ही पौने यहाँ पे ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने की वजह से ये वाला क्षेत्र लो प्रेशर का बन जाएगा। चूँकि पौने सामने से नहीं टकरा रही हैं इसलिए शांत पेटी का क्षेत्र बन जाता है। पौने ऊपर उठ तो जाती है लेकिन इस तरीके से उठती, इस तरीके से, मतलब कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि रगड़ने के साथ में इस तरीके से ऊपर उठती, सीधे नहीं टकराती, इस तरीके से इस तरह टकराती हैं। इस वजह से क्या होता है यहाँ पर शांत पेटी, डोलड्रम बोलते हैं इसको, ये डोलड्रम का क्षेत्र बन जाता है। लेकिन जैसे ही ये ITCZ का क्षेत्र मार्च के बाद अप्रैल के महीना आता है, अप्रैल के महीने में कुछ यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, उसके बाद मई में कुछ यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, उसके बाद जून की स्थिति ये है। तो ये जो जान लें कि जो स्थलखंड होता है वो
जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जब भी सूरज की किरणें लंबवत जब चमकती हैं, तो जब 8 डिग्री पे नॉर्थ में, मान लीजिए अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल के महीने में 8 डिग्री नॉर्थ में जब ये किरणें चमकेंगी, तो इसकी वजह से जो ये स्थलखंड है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो जो ITCZ का क्षेत्र जो था, जिसको सीधा बनना चाहिए था, वो इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि स्थलखंड जल्दी गर्म हो गया है, इस तरीके से बन जाएगा। अब चक्रवात की स्थिति कुछ इसलिए बनती है क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ से एक विंड, जैसे जो दक्षिणी गोलार्ध की विंड थी, जैसे उत्तरी गोलार्ध में आई, वो क्या हो जाती है, अपने आप देखेंगे दाएं किनारे की तरफ 90 डिग्री पे तुरंत मुड़ जाती है, इस तरह मुड़ गई। अब ऊपर से जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे आ रही हैं, तो यहाँ से आएगी किरणें, मतलब कि यहाँ पर देखेंगे तो पौने इस तरीके से आएंगी। जब इस तरीके से आने से की वजह से क्या होता है, ये पौने आपस में सीधे टकराती हैं। जब पौने सीधे टकराएंगी, टक्कर की वजह से क्या होता है, यहाँ पर चक्रवात की स्थिति बनती है। अब थोड़ा सा और समझिए इसको थोड़ा सा, तो ये सीधे टकराने की वजह से यहाँ पर क्या बन गया चक्रवात। अब चक्रवात की दिशा जो होती है, आप जान रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, क्योंकि इनकी दिशा देखिए आप, इस तरीके से एक पवन ये चली, एक पवन ये, और टकराने की वजह से जो इनकी दिशा जो है वो इस तरीके से होती है, इस तरीके से विंड जो चलती है वो इस तरीके के डायरेक्शन में होती है। तो इस तरह से चलेगी, वो टकराने की वजह से इस तरह घूमने लगेगी और इस तरह से चलेगी। बिल्कुल कहानी ये है। और आकर्षण का केंद्र, अब हम चूंकि बात बंगाल की खाड़ी की नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ये जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर, मतलब कि जो अरब सागर, ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये भारत है। अब ये चक्रवात जो यहाँ पर बने, जैसे मैंने बताया ना, जो विंड आई एक, तो जब पहले अप्रैल में, पहले मार्च में, यहाँ अप्रैल में, मई में, जून में, क्योंकि मार्च में क्या होती थी, पौने जो होती थी इस तरीके से टकराती थी, मतलब कि एक इस तरीके से। लेकिन जो अप्रैल, मई और जून का महीना होता है, उसमें जो पौने होती हैं वो सीधे टकराती इस तरीके से, मतलब सीधे टकरा जाती है, जिससे क्या होता है, चक्रवात बन जाते हैं यहाँ पर। और चूंकि अट्रैक्शन पॉइंट या कहें कि जो गर्मी का क्षेत्र ज़्यादा होता है, वो इधर ओमान का क्षेत्र हो गया, ओमान में मरुस्थल, अलनाफूद वगैरह ले लीजिए, और भी मरुस्थल वगैरह को ले लीजिए, तो ये जो क्षेत्र होते हैं काफ़ी गर्म हो जाते हैं। तो इस अट्रैक्शन का पॉइंट ये वाला गर्मी का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि गर्मी जो होती है वहाँ पर हवा जो होती है वो हल्की हो जाती है, हल्की होकर के ऊपर उठती है, और उसको भरने के लिए जो होती है वहाँ पर ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाती हैं। अब चूंकि चक्रवात भी है, इसकी तुलना में यहाँ का टेम्परेचर जो है वो डाउन है अभी भी, क्योंकि स्थलखंड जल्दी गर्म हो गए, इसलिए चक्रवात की दिशा ये जो होती है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज चल भी रहे हैं, इसलिए अट्रैक्शन पॉइंट जो होता है ओमान की ओर होता है। इसलिए अरब सागर की तरफ आने वाले जितने चक्रवात होते हैं वो सब किसकी ओर, ओमान की ओर मुड़ जाते हैं। आप देख रहे हैं ये ओमान है, इस तरफ क्या होता है, सभी चक्रवात ओमान की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो बार बार चक्रवात आने का मतलब ये कि जो हिंद महासागर, मतलब कि जो अरब सागर है, इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा तो टेम्परेचर तो अरब सागर का तो बढ़ ही गया, स्थलखंड भी भारत के जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब जब बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो स्थिति ये हुई कि जो थार का मरुस्थल, जो अट्रैक्शन पॉइंट जो था ओमान की खाड़ी से, जो यहाँ पे चक्रवात पनपे, वो ओमान की ओर ना जा करके वो इस तरफ थार के मरुस्थल में। हाल ही में दिनों में आप सुने होंगे कि राजस्थान के चूरू में, मुंबई में, जयपुर में और गुजरात के कई क्षेत्रों में गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। गर्मी जब तेज़ी से बढ़ जाती है तो ये चक्रवात जो इनको इस तरफ जाना था वो जा तो नहीं, उनकी प्रकृति है वो इसी तरफ जाएंगे, लेकिन वो अपने प्रकृति के खिलाफ जो है, गर्मी की वजह से वो चक्रवात जो होते हैं वो इस तरफ ना जा करके मुड़ जाते हैं, इस तरफ चले जाते हैं, इस तरफ, क्योंकि ये गर्मी, क्योंकि जाने लो प्रेशर, इसका लो प्रेशर जो है, ये वाला लो प्रेशर एक तो पास में है, और दूसरा लो प्रेशर का क्षेत्र इधर ज़्यादा बन गया, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए आप देखेंगे थार के, गुजरात के क्षेत्र में ये जो चक्रवात हैं वो इधर बढ़ जाते हैं। इनका जो प्रभाव है इस तरफ के, मतलब बंगाल की खाड़ी की शाखा के चक्रवातों से कम होता है। अभी मैं बताऊंगा कि वो क्यों कम होता है। जो चक्रवात को जाना चाहिए था कुछ इस डायरेक्शन में, वो मुड़ गया इस तरफ, और इस तरफ जब मुड़ेगा तो गुजरात के क्षेत्रों में आप देखेंगे, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, इधर के जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह, चक्रवात किसी काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर होता है जब कभी ऐसी कंडीशन बनती है जब चक्रवात मुड़ते हैं। अब बात आएगी, चलो ये तो इनको जाना तो थार के मरुस्थल में है, थार के मरुस्थल में जब जाना है तो ये समझ में आता है कि गुजरात के क्षेत्रों में जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा दे रहे हैं। लेकिन इनका मुंबई की तरफ मुड़ना, या यूँ कहें कि मुंबई हो गया, इधर आप देखेंगे नीचे कोचीन का क्षेत्र, इन सब में कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह पड़ेंगे, खास करके मुंबई को, पुणे को ले लीजिए, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया इतने ज़्यादा हैं। आप मैप में भी आप देखें तो मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में आपको हरियाली ना के बराबर दिखेगी। वहाँ पर जितने भी पेड़ वेड़ काट दिए गए हैं,
इस वजह से क्या इंडस्ट्री खूब है, इंडस्ट्री जहाँ पे पनपती है वहाँ पे गर्मी खूब पड़ती है, गर्मी बनती है क्योंकि इंडस्ट्री जो आप देखेंगे तो आप वहाँ पे धुआं वगैरह निकलना और दुनिया भर की चीज़ें एक्टिविटी होती रहती हैं जिससे यहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ जाती है। और जो मुंबई का क्षेत्र है वो गर्मी का क्षेत्र बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं हॉट स्पॉट टाइप का बन जाता है, गर्मी खूब होती है। तो चक्रवात जो है वो इस तरफ भी मुड़ जाते हैं, मुंबई की तरफ भी मुड़ जाते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे जो निसर्ग चक्रवात आया, निसर्ग चक्रवात जो था उसको जाना था ओमान की खाड़ी की तरफ, लेकिन वो हुआ ऐसा कि मुंबई में इधर इस क्षेत्र में क्या हुआ, गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से निम्न दाब का क्षेत्र बन गया, निम्न दाब की क्षेत्र बनने की वजह से यहाँ की हवा ऊपर उठ गई, यहाँ की हवा जब ऊपर उठ गई तो हवा के ऊपर उठने से वही क्या हुई, ऊपर जेट बन गई और ये क्या हुआ, इस तरीके से उतरना शुरू हो गया। तो ये स्थिति कुछ ऐसी बन गई कि यहाँ पर चक्रवात की स्थिति बनने की वजह से ये जो पौने थी अंदर की ओर मुड़ गई, उसका असर मुंबई, अलीबाग, सूरत इन सब के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला। अब चक्रवात का नामकरण जो निसर्ग किया गया बांग्लादेश ने किया है, दरअसल एक देशों का एक समूह है जो नाम सुझाता है, जिसमें पहले 64 नामों का बताया गया था, 64 के 64 पूरे तो आ चुके, इसलिए एक नई लिस्ट बनाई गई जिसमें निसर्ग चक्रवात पहला नाम था। निसर्ग बांग्ला शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, प्रकृति होता है। तो समझ में आया आपको कि इस तरफ क्यों आ गया, क्योंकि गर्मी की वजह, सब कुछ गर्मी पर डिपेंड करता है, इस वजह से चक्रवात ओमान ना जा करके मुड़ गया इस तरफ। अब ये जब जब जैसे मान लीजिए जैसे प्रकृति में जैसे कहेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसी घटनाएं आने वाले समय में नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, कह सकते हैं सब ये जलवायु परिवर्तन की देन है, क्योंकि थार मरुस्थल का गर्म हो रहा है, इधर पूरे भारत का पूरा गर्म हो जाना, इंडस्ट्रियल एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरीके से क्या होगा, पेड़ कटेंगे, हरियाली, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सरफेस एरिया जो होता है, पेड़ जब लगे होते हैं तो गर्मी जो होती है कम होती है, लेकिन पेड़ जब काट देते हैं तो सूरज की किरणें सीधे जो होती हैं वो ज़मीन पर पड़ती हैं और काफ़ी ज़्यादा जो होती है गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो हवा जो होती है वो ऊपर उठ जाती है, संवहनी धाराएं ऊपर, और वो बारिश कराना, मतलब कि चक्रवात की स्थिति तुरंत पनपती है और चक्रवात जो है इस तरफ मुड़ गया, आ गया यहाँ पर चक्रवात। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस तरफ के चक्रवात की, जो भी कुछ टाइम पहले अम्फान आया वो कैसे आया। अब चूंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं थी इस चक्रवात, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही यही है। आप देखिए इधर भी आप देखिए, यह भी खूब चक्रवात आपको देखने को मिलेंगे। आप चेन्नई का एरिया ले लीजिए, ऊपर आप उड़ीसा का क्षेत्र ले लीजिए, उड़ीसा में कुछ थोड़ा बहुत आप विशाखापत्तनम के आसपास ले लीजिए, उड़ीसा का क्षेत्र ले लीजिए, और आप ले लीजिए पश्चिम बंगाल का। अब चूंकि चक्रवात की डायरेक्शन भी यही है और लो प्रेशर की बेल्ट भी यहाँ पे बन गई है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर सीधे हिट करते हैं, और चूंकि इनको आना भी यही है इसलिए इनका प्रभाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और ये पूरा हिट कर देते हैं इस पर, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। इसलिए यहाँ के चक्रवात ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं अपेक्षाकृत इनकी। बात आती है एक इवेंट के तौर पे, आप ले लीजिए पर्यावरण दिवस हो, पृथ्वी दिवस हो, ये एक इवेंट के रूप में ही रह गए हैं, सब लोग एक एक पौधा लगा देंगे, उनकी जिम्मेदारी खत्म। तो कहने का मतलब ये है कि बात की जाती है कि पृथ्वी को बचाना है, सब कुछ करना है, ये सब बातें दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, लेकिन वास्तव में वास्तविकता यही है कि सिर्फ एक इवेंट की बात ना होकर के इसमें थोड़ा सा गंभीरता से चीज़ों को लेने की ज़रूरत है। हालिया में एक रिपोर्ट में सामने आया कि 2050 में मुंबई का अधिकांश क्षेत्र जो होगा वो डूब जाएगा। मुंबई का क्षेत्र लीजिए, कलकत्ता का आसपास का क्षेत्र ले लीजिए, सब डूब जाएंगे, और इनके डूबने की वजह से आप देखेंगे तो क्या होगा कि जनघनत्व में दबाव काफ़ी बढ़ेगा है, और जो इस क्षेत्र के रहने वाले लोग होंगे तटीय क्षेत्रों के, वो दबाव पड़ेगा उत्तर भारत की ओर। जब उत्तर भारत की ओर दबाव पड़ेगा तो जो आप पढ़ते हैं ना कि 382 लोग रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक कह सकते हैं कि जनघनत्व जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमको पृथ्वी को बचाने की ज़्यादा ज़रूरी है, हमको अपने आप को बचाना है, अपने आप को अपने से ही बचाना है। यही कहने का मतलब यही है कि पृथ्वी को आप बचाएंगे, कैसे बचाएंगे, पृथ्वी को क्या बचा रहे हैं आप क्या करेंगे। जो आप देख रहे हैं पौधे वगैरह सब पृथ्वी की देन है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पृथ्वी का कुछ नहीं जाएगा, होगा यही कि मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा, आइस एज आएगा, जितने पेड़ पौधे थे वो सब क्या होंगे, दोबारा आप कार्बोनिफेरस जैसे युग नहीं आया था, वो स्थिति ऐसी बन जाएगी कि कार्बोनिफेरस युग आएगा। कार्बोनिफेरस मतलब मैं बता रहा हूँ कल्पना के तौर पे, आपको उदाहरण के तौर पर बता, ऐसा हो चुका है। पेड़ पौधे दब जाएंगे, नया जो जितना भी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जितना बचा हुआ था वो सब क्या होगा, पेड़ पौधों की तरह नीचे दब जाएगा। पेड़ पौधे नीचे दबे में तो फिर पेट्रोलियम बन जाएगा, और जो नया जो जीवन पौधा जब उगेंगे, नए नए पौधे फिर उगना शुरू होंगे, फिर वो क्या करेंगे, कार्बन स्टॉक के रूप में जमा होता चला जाएगा। मानव सभ्यता का खत्म, फिर एक नए सिरे से दुनिया शुरू की। तो पृथ्वी को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना चली रही है, वो तो आइस एज भी देखा है,
उसने सब कुछ देखा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी की है, ऑक्सीजन भी उसी के, पेड़ पौधे भी उसी के, इंसान भी उसी के, हिमालय पर्वत भी उसी का, महासागर भी उसी का है, रहना सब कुछ उसी तरीके से है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा और पृथ्वी का कुछ नहीं जाएगा। उस तरीके कहने का मतलब जाएगा किसका, जाएगा तो इंसान का जाएगा, क्योंकि मानव सभ्यता के ऊपर खतरा बनेगा। जब हालिया रिपोर्ट में एक बात कही गई है, पाकिस्तान का क्षेत्र हो, दक्षिण भारत हो, बांग्लादेश हो, इंडोनेशिया हो, मॉरिशस हो, इधर आप मालदीव हो, या फिर आप ले लीजिए मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, इधर मतलब ओशिनियाई के देश, ये सब क्या होंगे, डूब जाएंगे। इनके डूबने की वजह से वहाँ की पब्लिक क्या होगी, वो या तो मर जाएगी या तो वो फिर दूसरे देशों में आश्रय लेने की कोशिश करेगी, और उससे क्या होगा, जो ऊंचे वाले क्षेत्र हैं उनके ऊपर और जनगणना बढ़ेगा, स्थिति और भयावह होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख लीजिए, मराकेश सम्मेलन ले लीजिए या आप ले लीजिए रियो का सम्मेलन, सब इसमें क्या खाना पूर्ति टाइप की चल रही है, इसमें क्या बातें की जाती हैं क्या, लेकिन उसको ले करके कोई ठोस कदम नहीं। मतलब हम एक इवेंट के तौर पे पर्यावरण दिवस मना लिया, हाँ अच्छी बातें मनाइए, लेकिन उसको ले करके आप नेक्स्ट डे क्या कर रहे हैं, एक पेड़ 50 पेड़ हाईवे के किनारे काट दिए जाते हैं और फिर बोले जाते हैं कि 50 पेड़ लगा दिए जाएंगे, 50 में से कितने जिंदा बचेंगे, क्या होगा, कोई नहीं जानता है। कहने का मतलब यही है कि हर आदमी को अपने स्तर पर जितनी आप ऑक्सीजन लें उस तौर पे आप अपना एक पेड़ जरूर लगाएं, अपने हिस्से की आप भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। तो कहने का मतलब यही है कि इसी वजह से ही जो पर्यावरण की जो क्षति विक्षति हो रही है, टेम्परेचर ओशियन का बढ़ रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर और चक्रवात की स्थिति यहाँ पर और बन रही है, और ये चक्रवात जो है वो मुंबई की तरफ आ रही है। कोई पहला बात नहीं, वाकया नहीं है, इससे पहले भी आप देखेंगे तो यहाँ पर चक्रवात आ चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ये क्षेत्र प्रभावित रह चुका है। आप चाहे ले लीजिए मुंबई का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे आप गुजरात का ले लीजिए, इन सब क्षेत्रों में पहले भी चक्रवात देखने को मिले हैं, आने वाले समय में भविष्य में भी चक्रवात हमें देखने को मिलेंगे। और कहने का मतलब यही है कि ये सब कुछ प्रकृति का देन तो है, लेकिन उस प्रकृति की उस देन के लिए जिम्मेदार कौन है, वो हम ही आप लोग हैं। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये मैंने बताया है जो ओमान की ओर मुड़ने वाले चक्रवात मुंबई की ओर क्यों मुड़ जाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये मुझे लग रहा था इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, खैर मैंने थोड़ा 2-4 दिन मुझे पहले बनाना चाहिए था, लेकिन खैर कोई नहीं, देखना ये वीडियो आप देखिए, अब इसको समझिए, क्योंकि मैंने चक्रवात बताया था लेकिन उनके मुड़ने की जो प्रक्रिया इस तरफ है ये मैंने नहीं बताया था, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आपको इसके बारे में जानकारी दी जाए। मैंने कई यूट्यूब वीडियोज़ देखे तो बता तो सब रहे थे कि मुंबई में हिट करेगा, इतनी रफ्तार है यहाँ, लेकिन मुझे कुछ ठोस वीडियो मिला नहीं जो ये बता सके कि चक्रवात जो है मुंबई की तरफ मुड़ क्यों रहा है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और ताकि आप लोगों के ज्ञानवर्धन हो सके, तो इस वजह से मैंने वीडियो बना दिया। बाकी आप लोग देखिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।